प्रिय छात्र, आप सभी लोग कैसे हैं। हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग कक्षा 10 विषय विज्ञान, ठीक है, एनसीईआरटी प्रकाशन की जो किताब है उसमें पहला अध्याय जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग इस अध्याय में, यह पार्ट 6 है। आज हम लोगों को पढ़ना है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। लेकिन इससे पहले हम लोग पढ़े हैं रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा, रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण, रासायनिक अभिक्रिया के 3 क्रियाकलाप भी हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। उसके बाद जो है हम लोग पढ़े हैं रासायनिक समीकरण। देखिए, समीकरण दो तरह से लिखे जाते हैं, एक शब्द रूप में और एक प्रतीक रूप में, ठीक है। और उसके बाद जो है समीकरण 2 प्रकार के होते भी हैं, एक का नाम है संतुलित और एक का नाम है असंतुलित, ठीक। और उसके बाद हम लोग एक चीज़ और पढ़े हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है, ठीक है। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है, इसको हम लोग अध्ययन किए हैं। और उसके बाद जो है एक संतुलित समीकरण को संतुलित करने के लिए हम लोग जाने हैं कि कैसे समीकरण को संतुलित किया जाएगा। और उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया कई प्रकार की होती है, लेकिन इसमें जो पहला है इसका नाम है संयोजन अभिक्रिया। इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम योगात्मक अभिक्रिया भी हम लोग कहते हैं। तो देखिए, हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। और जो है पीछे की आप वीडियो में हर बात को देखिए, मैं एक एक लाइन, एक एक शब्दों पर ध्यान देते हुए आपको पढ़ाने का प्रयास करता हूं। देखिए, कक्षा 9 में हम अध्ययन कर चुके हैं। क्या कह रहा है कि कक्षा 9 में आप पढ़ चुके हैं कि रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें ऐसा नहीं होता है कि जैसे मान लीजिए कि सोडियम है यह तत्व, तो यह मैग्नीशियम में बदल जाएगा, या मैग्नीशियम है तो सोडियम में बदल जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता है। वही कह रहा है कि रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है, न तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और न ही मिश्रण से बाहर मिश्रण में आता है। जैसे कोई मिश्रण है, उसमें का न तो कोई बाहर निकल के जाएगा और न ही उसमें आएगा। देखिए, वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि नए पदार्थों का निर्माण कैसे होता है, तो देखिए, परमाणु के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से, परमाणु के जब आपसी आबंध टूटते हैं या जुटते हैं, जैसे कोई तत्व है और उसका परमाणु आपस में टूटेगा या किसी से जुड़ेगा, तो नए पदार्थों का निर्माण होता है। और इन परमाणुओं के बीच विभिन्न प्रकार के आबंध के बारे में हम लोग इसी किताब में अध्याय 3 और अध्याय 4 में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो देखिए, ये तो हम लोग कक्षा 9 की बात था। और नए जान गए ना, एक बहुत बढ़िया बात यहाँ है, नए पदार्थों का निर्माण होता है कैसे, तो परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से। बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, इसको आप याद रखिएगा कि नए पदार्थों का निर्माण कैसे होता है, तब परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो देखिए, संयोजन अभिक्रिया में सबसे पहले क्रियाकलाप है 1.4 लिखा गया है। कितना क्रियाकलाप है? 1.4, ठीक है ना। एक बीकर में थोड़ा कैल्शियम ऑक्साइड तथा बुझा हुआ चूना लीजिए। क्या कह रहा है? एक बीकर में, देखिए यह बीकर है, ठीक है, यह बीकर है और इसी में देखिए यह कैल्शियम ऑक्साइड लिया है। कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम लोग क्या कहते हैं? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम लोग कहते हैं CaO। इस बीकर में क्या लिया गया है? तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO लिया है। और उसके बाद जानते हैं उसमें क्या किया है? उसमें जल डाला है।
इसमें जल डाल दिया है। देखिए इसमें धीरे धीरे जल मिलाइए, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया का हम लोग क्रियाकलाप कर रहे हैं, अर्थात उसका प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ये कहने का मतलब है, प्रयोग कर रहे हैं। तो एक बीकर ले लेंगे, क्या ले लेंगे, बीकर ले लेंगे और उसमें कैल्शियम ऑक्साइड हम लोग क्या करेंगे, डाल देंगे और उसमें धीरे धीरे जल मिलाएंगे। क्या करेंगे, जल मिलाएंगे। तो बताइए कैल्शियम ऑक्साइड में, जैसे कहने का मतलब इस तरह से है, ये कैल्शियम ऑक्साइड हो गया और इसमें हम जल मिला देंगे H2O। तो आपको पता है कैल्शियम ऑक्साइड में जब जल को हम मिला देंगे तो क्या बनेगा, CaOH ट्वाइस बनेगा। CaOH क्या होगा, ट्वाइस होगा। आप प्लस क्या निकलेगा, उष्मा निकलेगा, ठीक है। आप देखे होंगे, देखिए जैसे आप देखे होंगे कि आपके घर पर जैसे मान लीजिए या कली चूना को लेकर के जब बीकर में डालेंगे ना तो इसमें से उष्मा निकलेगा। क्या निकलेगा, अब पूछ रहा है अब बीकर को स्पर्श कीजिए जैसा चित्र 1.3 में दिखाया गया है। अब हम लोग इस अगर बीकर को आप स्पर्श करेंगे ना, बीकर को स्पर्श करेंगे तो क्या इसके ताप में कोई परिवर्तन हुआ है। देखिए जब बीकर को हम स्पर्श करेंगे ना तो आप कहिएगा इसके ताप में परिवर्तन हुआ है, क्योंकि यह पहले की तुलना में क्या होगा, गर्म महसूस होगा। तो देखिए यह क्रियाकलाप था। जैसे मान लीजिए एक बीकर ले लेंगे आप, उसमें पहले कली चूना डाल देंगे, इसको डाल देंगे, उसके बाद जब उस पर पानी डालेंगे, पानी देखिए मार्केट से आप इस चूना को खरीद करके लाते हैं और उसमें जब पानी डालते हैं ना, आप देखे होंगे जैसे नीचे हम बताएंगे, नीचे उसको बताएंगे कि यह चूना लाते हैं और उसमें जब पानी मिलाते हैं तो यह बुझा हुआ चूना हो जाता है और इसी से हम घरों की क्या करते हैं, पुताई करते हैं। इस चूना से पुताई करते हैं, माने इससे पुताई करते हैं, CaOH ट्वाइस, इससे हम लोग घर की क्या करते हैं, पुताई करते हैं। देखिए नीचे लिख रहा है कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। जैसे वो बीकर था ना, तो इसमें हम कौन सा चूना डाल रहे थे, CaO कली चूना, और उसमें क्या मिला रहे थे, पानी। तो क्या बन जा रहा था, ये बुझा हुआ चूना और उसमें से क्या निकलता था, ऊष्मा निकलता था। यही यहाँ पर कह रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके, माने यह कैल्शियम ऑक्साइड है और उसमें देखिए यह पानी डाले और यह S का मतलब ना ठोस है। देखिए हम बताए हैं पीछे अगर देखे होंगे तो जहाँ S लिखा है ठोस है, जहाँ L लिखा है जल है और जहाँ AQ लिखा है वह जलीय विलयन है। तो बताइए कैल्शियम ऑक्साइड जब जल के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है, बुझा हुआ चूना और उसके साथ ऊष्मा निकलता है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। बात क्लियर हो रहा है। देखिए यही संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा है, यही संयोजन। देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, देखिए यह CaO कैल्शियम ऑक्साइड एक हो गया, H2O एक पानी हो गया, तो दो हो गया कि नहीं हो गया, और यह दो मिल करके एक बुझा हुआ चूने का निर्माण कर दिए हैं। तो दो मिल करके जब एक का निर्माण करते हैं, दो या दो से दो मिल जाए या दो से अधिक मिले और क्या मिले, अभिकारक। देखिए इसको अभिकारक भी कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। पीछे अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो बताए हैं, इसको क्रियाकारक भी कहते हैं और इसको क्रियाफल भी कहते हैं, इसको अभिकर्मक भी कहते हैं, इसे उत्पाद कहते हैं। ये बाएं दिशा में लिखे जाते हैं और ये दाएं दिशा में लिखे जाते हैं। अलग करने के लिए तीर का प्रयोग करते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से, देखिए दो मिले या दो से अधिक मिले और मिल करके एकल उत्पाद माने एक सिर्फ बनाए
तो उस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें आप ऊपर देख रहे हैं। अब देखिए मैं बता रहा हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़। अब यहाँ पर आप जानते हैं क्या पढ़ेंगे? यह CaOH ट्वाइस, यह क्या है? बुझा हुआ चूना है, ठीक है। तो इस बुझे हुए चूने के बारे में इस बॉक्स में हम लोग क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। देखिए क्या क्या कह रहा है। ऊपर की अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग। देखिए ऊपर की अभिक्रिया में, देखिए यह है CaOH ट्वाइस, जो यह बना है ना CaOH ट्वाइस, जो बुझा हुआ चूना है, कह रहा है कि विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि दीवार का सफ़ेदी कैसे किया जाता है CaO से कि CaOH ट्वाइस से, तो आप कहिएगा CaOH ट्वाइस से, बुझा हुआ चूने से किया जाता है। लेकिन हम लोग मार्केट में से क्या किन कर लाते हैं? कली चूना। क्या लाते हैं? यह चूना। और उसमें क्या डालते हैं? पानी। जब पानी डालते हैं तो इसका निर्माण हो जाता है। जैसे आम में देखे होंगे आपके घरों की भी रंगाई इसी चूने से किया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए इस चूने से, अब देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। बात क्लियर हो रहा है? देखिए फिर से बता रहे हैं। कह रहा है कि यह बुझा हुआ चूना जो है, इससे जब हम लोग घरों की रंगाई कर देते हैं और यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब वायुमंडल में का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है, देखिए यहाँ पर दिया है, देख रहे हैं ना, यह बुझा हुआ चूना है, यह कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है ना। जब बुझा हुआ चूना कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता है तो कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको संखमरमर भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? संखमरमर। और यह पानी का क्या कर देता है? निर्माण कर देता है। बात समझ में आ रहा है? देखिए यदि आप इससे बुझा हुआ चूना से, यही इसमें लिखा है कि बुझा हुआ चूना से यदि आप घर की पुताई कर देते हैं, रंगाई कर देते हैं, तो कह रहा है ना कि 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हो जाता है। तो देखिए यह बुझा हुआ चूना से जब आप घर की पुताई कर देते हैं और वायुमंडल में का कार्बन डाइऑक्साइड जब इस बुझे हुए चूने पर, आपकी दीवारों पर जब कार्बन डाइऑक्साइड 2-3 दिनों तक लगता है, तो वह आपके दीवार के ऊपर अब यह बुझा हुआ चूना नहीं रह जाएगा। जानते हैं क्या रह जाएगा? यह कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली क्या हो जाएगी? देखिए इससे सफ़ेदी करने के 2 दिन में कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें दीवारों की चमक बढ़ जाए। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है और इससे दीवारों में चमक आ जाती है। रोचक बात यह है कि यह संखमरमर का रासायनिक सूत्र भी है। बात क्लियर हो रहा है? मैंने कहने का मतलब यह है कि यह बुझा हुआ चूना है, इससे आप घर की पुताई करेंगे और वायुमंडल में का कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल में अनेकों प्रकार की गैसें होती है, लेकिन सभी गैसों से हमें मतलब नहीं है। यह कार्बन डाइऑक्साइड से जब मिलेगा तो कैल्शियम कार्बन, आपकी दीवारों के ऊपर अब ये चूना नहीं रह जाएगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट संखमरमर का परत जम जाएगा 2-3 दिनों के बाद, और इसीलिए आपकी दीवारों में क्या आ जाता है? चमक आ जाता है, और इसको संखमरमर हम लोग कहते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे क्या रहा है। तो ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। जानते हैं क्यों? देखिए इसमें यह 2 मिल करके एक नहीं बनाया है, 2 मिल करके 2 उत्पाद बनाया है। और संयोजन की विशेषता यह है कि 2 मिलेगा तो 1 बनाएगा। जैसे देखिए नीचे, आइए संयोजन अभिक्रिया के कुछ और उदाहरणों पर चर्चा करते हैं। देखिए कोयले का दहन, यह संयोजन अभिक्रिया है। ध्यान से देखिए, C 1 हो गया और यह S लिखा है ना, तो ठोस है। और यहाँ पर देखिए O2 ऑक्सीजन, G लिखा है ना, गैस है। इसका मतलब कि कार्बन और ऑक्सीजन आपस में दहन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। देखिए यह संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसको संयोजन अभिक्रिया में आप लिख सकते हैं। देखिए इसे भी लिखेंगे तो भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा, और इसे लिखेंगे तो भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 अभिकारक मिलकर के 2 अभिकर्मक भी कह सकते हैं, ठीक है ना, और एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, इसलिए यह संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब यह देखिए H2 हाइड्रोजन प्लस O2 ऑक्सीजन, ये गैस है, से जल का निर्माण होता है। मैंने कह रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलते हैं तो जल का निर्माण करते हैं। तो बताइए 2 मिल करके 1 का निर्माण कर रहे हैं ना, तो
तो जो जब दो मिलकर के एक का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया हम लोग कहते हैं। यह भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। देखिए पुनः एक बार आपको परिभाषा बताएगा, एक बार मैं बताया हूँ और पुनः आएगा। देखिए सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ जैसे तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। बातें आपको समझ में आ रहा है? जब दो मिलकर के एक का निर्माण करते हैं ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? संयोजन। देखिए दो मिला एक बनाया, वहाँ पीछे जो कार्बन है ऑक्सीजन मिलकर के एक बनाया था, ठीक है ना। अब देखिए क्रियाकलाप 1.4 में हमने यह देखा कि अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हुई। नहीं समझ रहे हैं? जैसे क्रियाकलाप 1.4, देखिए मैं पुनः आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए क्रियाकलाप यह 1.4 हमने देखा कि इसमें अधिक मात्रा में क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पर ऊष्मा भी निकल रहा है। क्या निकल रहा है? ऊष्मा भी निकल रहा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। देखिए यह कह रहा है कि क्रियाकलाप 1.4 में हमने यह देखा कि अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हुई है। इससे अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाता है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए एक और भी यहाँ पर परिभाषा मिल गया, ठीक है। क्या मिल गया कि जैसे हमारे कहने का मतलब यह है कि अगर मैं कोई रासायनिक अभिक्रिया आप करा रहे हैं तो उत्पाद बन रहा है और उसके साथ ऊष्मा भी निकल रहा है या ऊर्जा निकल रहा है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे देखिए यहाँ पर प्राकृतिक गैस है CH4, यह G लिखा है, गैस है O2, यह गैस है। प्राकृतिक गैस का दहन माने यह मेथेन है। अब मेथेन को जब ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया कराए तो कार्बन डाइऑक्साइड बना और H2O मतलब पानी नहीं बना। देखिए G लिखा है ना, तो गैस बना। जहाँ G लिखेगा गैस होगा, L लिखेगा जल होगा, AQ लिखेगा जलीय विलयन होगा और S लिखेगा तो ठोस होगा। और नीचे जब तीर मारेगा तो अवक्षेपण होगा, ऊपर तीर मारेगा तो गैस होगा। तो देखिए मेथेन का जब ऑक्सीजन के साथ आप क्रिया कराए तो उत्पाद में बन गया कार्बन डाइऑक्साइड और यह पानी बन गया, अरे गैस बन गया और उसके साथ ऊर्जा भी निकला। तो यह किसका हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। लेकिन यह ऐसे नहीं कह रहा है, वो बीकर वाला का बात कह रहा है कि जब एक बीकर में हम कली चूना लिए थे। कौन सा चूना लिए थे? कली चूना। देखिए पुनः बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए इस बीकर में ख्याल करिएगा, इस बीकर में हम लोग क्या लिए हैं? कैल्शियम ऑक्साइड लिए हैं। ऊपर से क्या डाले हैं? पानी डाले हैं, ठीक है। तो बताइए क्या बना है? तो यहाँ पर देखिए CaO कली चूना, H2O पानी, बुझा हुआ चूना, इसके अलावा इसमें से क्या निकला? ऊष्मा भी निकला। इसलिए इसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। अर्थात ऐसे हो जाएगा उस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ, देखिए जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए प्राकृतिक गैस का दहन, ये मेथेन है। मेथेन को जब ऑक्सीजन के साथ हम जलाते हैं तो उत्पाद में कार्बन डाइऑक्साइड, पानी बनता है और उसके साथ ऊर्जा बनता है। इसलिए प्राकृतिक गैस का दहन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब नीचे देखिए क्या कह रहा है। ऊष्माक्षेपी अब हम पढ़ेंगे। क्या आप जानते हैं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? कह रहा है कि क्या जानते हैं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? तो आप कहिएगा हाँ, हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देखिए यहाँ पर जितना जीव जंतु है ना, सबको जिंदा रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हम सभी जीवों को जिंदा रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बताइए यह ऊर्जा हमें कहाँ से मिलता है? भोजन से प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? भोजन से। लेकिन क्या आप भोजन कर लेंगे तो आपको ऊर्जा मिल जाएगा? नहीं। देखिए जब हमारे शरीर में पाचन क्रिया होती है, जब हम भोजन करते हैं और वह भोजन हमारे शरीर में जाता है और खाद्य पदार्थ जो खाए हैं वह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। देखिए अगर हम सिर्फ भोजन कर लेंगे
तो हमें ऊर्जा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि बताइए कि जीवों को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो आप कहिएगा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें कहाँ से मिलता है? भोजन करने से मिलता है। और पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ, जैसे पाचन में क्या होता है, तो जो खाए रहते हैं वह छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाता है? टूट जाता है। जैसे देखिए, यदि चावल खाते हैं, आलू खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, चावल आलू ब्रेड में से कार्बोहाइड्रेट्स निकलता है, और यह कार्बोहाइड्रेट्स जब टूटता है तो ग्लूकोज प्राप्त होता है। आप बढ़िया से याद करिएगा कि चावल आलू और ब्रेड में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होता है। अगर चावल खाते हैं, आलू खाते हैं, ब्रेड खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा। इन कार्बोहाइड्रेट्स के टूटने से हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करती है। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, समझिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्या आप जानते हैं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है? तो आप कहिएगा हाँ, श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, क्योंकि सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन करने से प्राप्त होता है। जब हम भोजन करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो खाए हुए पदार्थ होते हैं वह छोटे छोटे भागों में टूटते हैं। जैसे यदि चावल खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, आलू खाते हैं, तो इससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, और यह कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है हमारे शरीर में तो ग्लूकोज का निर्माण होता है, और वही जो ग्लूकोज होता है हमारे शरीर में ऑक्सीजन के साथ मिलकर के हमें ऊर्जा प्रदान करता है। और इसके बारे में हम लोग अध्याय 6 में अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है जैव प्रकर्म, और जीव विज्ञान का वह पहला अध्याय होगा। अब देखिए, नीचे लिखा है ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6, और AQ मतलब जलीय विलयन है, ठीक है ना, ये प्रतीक है। और O2 माने ऑक्सीजन, AQ विलयन है। अब देखिए क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बन गया? पानी बन गया, और उसके साथ क्या निकला? ऊर्जा निकला। देखिए, ये अभिकारक हैं, ये तीर के इधर क्या है? अभिकारक है, और तीर के इधर क्या है? उत्पाद है। लेकिन यह उत्पाद बना है और उसके अलावा इसमें से ऊर्जा भी निकल रहा है, इसलिए यह भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण होगा। देखिए, एक प्राकृतिक गैस वाला मैं बताया हूँ, यह भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। और एक मैं कली चूना में पानी डाला था तो बुझा हुआ चूना बना था, और उसमें भी ऊष्मा निकला था, वह भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब देखिए, एक और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है शाक सब्जियों, जैसे जो आप फलों को खाते हैं ना, पेड़ पौधे होते हैं ना, वह विघटित होकर के कंपोस्ट बनाने भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण है। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? जैसे अनेकों प्रकार की जो वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं, अगर उसको मान लीजिए किसी साइड में या गड्ढे में अगर हम रख देते हैं, या बहुत दिनों तक उसे बेकार समझ करके यदि हम फेंक देते हैं, तो वह विघटित हो करके, टूट करके, और क्या बनाती है? कंपोस्ट, खाद बनाती है, जिसका उपयोग हम लोग फसलों में करते हैं। और खाद बनाने के साथ साथ उसमें से ऊष्मा भी निकलता है, इसलिए यह भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। देखिए, क्रियाकलाप 1.1 में दी गई अभिक्रिया के प्रकार को पहचानिए। आपको याद पड़ रहा है क्या कह रहा है? हाँ, देखिए, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम का रिबन है, उसको जब ऑक्सीजन के साथ जलाता है ना तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। याद पड़ रहा है आपको? यहाँ पर ऐसे क्रियाकलाप क्या बोला है? 1.1 में दी गई अभिक्रिया के प्रकारों को पहचानिए। इसमें एकल उत्पाद करने का, उसमें देखिए यह जो है Mg+O2 एरो मार्क MgO। तो बताइए, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिल करके क्या बना दिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। तो यह तो उत्पाद हो गया, लेकिन इसके साथ ऊष्मा भी निकलता है। यह भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। जो आपके किताब में पहला क्रियाकलाप है वह भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है ना। तो अब इस तरह से मैंने आपको संयोजन अभिक्रिया का को बता दिया। अब इसका हम आपको नोटबुक दिखा रहे हैं, जो हम पढ़े हैं ना उसी का एक नोटबुक आपको दिखाएंगे, और उसी को संक्षिप्त में मैं करके लिखा हूँ। ज़्यादा समझाने की बात नहीं, उसको ध्यान से देख लेंगे। देखिए, ये मेरा नोटबुक है संयोजन अभिक्रिया, इसी को हम लोग पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले हम परिभाषा पढ़े।
नीचे बताएंगे। उसके बाद हमने उदाहरण, क्रियाकलाप, महत्वपूर्ण बिंदु, जो चूने से हम रख रहे थे घर को ना, उसको महत्वपूर्ण बिंदु कहते हैं। और बीकर में जो हम डाल रहे थे कैल्शियम ऑक्साइड और पानी, वो क्रियाकलाप है। उदाहरण आप देखते हैं, परिभाषा है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में हम लोग मेथेन को ऑक्सीजन के साथ एक बार गर्म किए थे, दहन किए थे। एगो श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण मैं बताया था। और एक चीज़ और है जिसको मैं बताया हूँ कि वह जो है साग सब्जी, वनस्पतियों का विघटन करके कंपोस्ट तैयार करते हैं, यह भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब तो देखिए हम यहाँ से बता रहे हैं परिभाषा। सबसे पहले इतनी बिंदुओं को अगर हम बढ़िया से अध्ययन कर लेंगे ना, तो समझिएगा कि संयोजन अभिक्रिया में से आपसे एक भी प्रश्न इसके बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है। समझिए एकदम, इसमें से एक भी इसमें से प्रश्न अगर संयोजन से प्रश्न उठाएगा तो आपके इसी बुक में से होगा, इसी नोटबुक में से होगा। देखिए परिभाषा जैसा जानते हैं, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है ना? दो मिलकर के एक बनाएगा, संयोजन होगा। उदाहरण नीचे देख लीजिए, क्योंकि उदाहरण देखिए, CaO एक हो गया, H2O पानी दो हो गया, एक यह हो गया, एक यह हो गया। मैं इसकी अवस्था के बारे में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि उसमें आप देखें, अब बुक में देख सकते हैं। देखिए ये क्या बन गया, बुझा हुआ चूना बन गया, और इसके साथ क्या निकला, उष्मा निकला। एक मतलब कि यह ऊष्माक्षेपी में भी सेट करेगा ना। अब देखिए कोयले का दहन, देखिए C एक है, O2 एक है, तो बताइए C कार्बन और ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कोयले का दहन लिख लिए, समझ गए। कोयले का दहन में आप यही लिखेंगे कि कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। तो देखिए यह दो मिलकर के क्या बनाया, एक, यह भी संयोजन हो गया। अब देखिए जल का निर्माण, अब जल तो H2 प्लस O2 और 2H2O, माने एक हाइड्रोजन हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया। और जब यह दोनों मिला तो किसका निर्माण कर गया, पानी का निर्माण कर गया। तो बताइए यह भी किसका है, संयोजन का है, क्योंकि दो मिलकर के एक बनाता है और यह संतुलित नहीं है, इसलिए यहाँ पर आप दो लिख देंगे। ठीक है, अब यह संतुलित हो गया। तो अब मैंने आपको संयोजन अभिक्रिया का 3 उदाहरण बताया। पहले संयोजन की परिभाषा बताया, उसके बाद देखिए 3 मैंने उदाहरण बताया। ठीक, एक कैल्शियम ऑक्साइड का जल के साथ क्रिया करा करके देखिए बुझा हुआ चूना प्राप्त किए। एक कार्बन का ऑक्सीजन के साथ जब कहेगा कि कोयले का दहन, देखिए इसके एक एक महत्वपूर्ण बिंदुओं का आप अलग अलग याद कर लीजिए। जैसे आपसे कह सकता है कि जल का निर्माण बताइए, कोयले का दहन बताइए, अलग प्रश्न भी कर सकता है 1 नंबर का, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए महत्वपूर्ण बिंदु में क्या होगा, वही चीज़ है देखिए जिसको मैं बताया हूँ। यदि बुझे हुए चूने, जैसे यह CaOH ट्वाइस, यह बुझा हुआ जो चूना है, अगर कह रहा है कि अपने दीवारों की पुताई कर देते हैं, किससे पुताई करते हैं, ये बुझा हुआ चूना से अपने दीवारों की पुताई कर देते हैं या रंग देते हैं, तो बताइए किससे वह मिलता है। तो वायुमंडल में का CO2 से जब मिलता है तो 2-3 दिनों के बाद बताइए यह बुझा हुआ चूना किस में बदल जाता है, संगमरमर में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाता है। इसकी वजह से आपकी दीवारों में क्या हो जाता है, चमक हो जाता है, और 2-3 दिनों के बाद यह बुझा हुआ चूना नहीं आपके दीवारों पर रहता है, अब क्या रहता है, संगमरमर रहता है। तो देखिए पुनः आपको बता रहे हैं, देखिए दीवारों पर संगमरमर, देखिए बुझा हुआ चूना जब 2-3 दिनों तक कार्बन डाइऑक्साइड, मैं समझाया हूँ, बुक में भी समझाया, इसमें भी बताया, थोड़ा देख लीजिएगा। जो बुझा हुआ चूना है कार्बन डाइऑक्साइड से जब 2-3 दिन, इससे आप दीवारों को पोत देते हैं, इससे पोत देते हैं ना, तो बताइए क दिन, 2 दिन या 3 दिन अगर पोत करके छोड़ देंगे तो 2-3 दिनों के बाद आपकी दीवारों पर यह चूना जो है इसमें बदल जाएगा, CaCO3 में, कैल्शियम कार्बोनेट में। तो देखिए यह हो जाएगा। अब देखिए, तो यह हम संयोजन के बारे में बता रहे थे, लेकिन इस समय पर जो हम बता रहे थे, यह बता रहे थे, देखिए ये जो बुझा हुआ चूना है, जब इससे आप दीवार को रंग देते हैं तो 2-3 दिनों के बाद आपकी दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट हो जाता है। ठीक, अब देखिए अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बताएंगे। देखिए उस प्रकार की अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ
ऊष्मा भी निकले उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए इस समीकरण का आप बहुत बार देखे हैं। बताइए बीकर में इसको लिए थे CaO, आप पानी डाले थे तो बुझा हुआ चूना बना था और उसके साथ क्या निकला था, ऊष्मा निकला था। तो यह किसकी क्रिया हो जाएगी, ऊष्मा, माने उत्पादों बने और ओकरा संगे ऊष्मो निकले तो ओके का कहल जाई, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है ना। आ सिर्फ एगो उत्पाद बनता ना तो संयोजन अभिक्रिया कहते। जैसे यहाँ पर देखिए ये तो संयोजन में भी काम करेगा। अब देखिए प्राकृतिक गैस का दहन, ऊष्माक्षेपी का उदाहरण क्या क्या हो जाएगा। तो प्राकृतिक गैस का दहन, क्या श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और एक वनस्पति वाला। तो देखिए प्राकृतिक गैस का दहन, जब प्राकृतिक गैस का दहन कहेगा तो आप समझिएगा मीथेन को कह रहा है। मीथेन को जब ऑक्सीजन के साथ आप जलाते हैं तो बताइए क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है और उसके साथ क्या निकलता है, ऊर्जा निकलता है। इसलिए प्राकृतिक गैस का दहन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। अगर ये उत्पाद बना होता, सिर्फ ये बना होता और ये ऊर्जा नहीं निकल रहा होता तो यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण नहीं होता। तो आपको प्राकृतिक गैस का दहन आएगा तो आप यही लिखिएगा कि जब मीथेन को ऑक्सीजन के साथ दहन मतलब जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है और इसके अलावा ऊर्जा भी उत्पन्न होता है। इसलिए हम प्राकृतिक गैस के दहन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आगे देखिए, क्या श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। देखिए इस चीज़ को मैं सबको बुक से बताया हूँ और उसके बाद लिख करके बता रहा हूँ। तो देखिए हाँ, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है क्योंकि सभी जीवित व्यक्तियों को ऊर्जा क्या, बताइए जितने व्यक्ति जिंदा हैं सबको किसकी आवश्यकता है, ऊर्जा की आवश्यकता है। बताइए ऊर्जा किससे मिलेगा, भोजन करने से मिलेगा। ऊर्जा किससे मिलेगा, भोजन करने से मिलेगा। तो जैसे मान लीजिए चावल खाते हैं, आलू खाते हैं और ब्रेड खाते हैं, चावल खाते हैं, आलू खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, तो बताइए उससे क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के टूटने से क्या बनेगा, ग्लूकोज। माने चावल, आलू, ब्रेड में से कार्बोहाइड्रेट्स निकलता है और वह हमारे शरीर में जब कार्बोहाइड्रेट्स टूटता है, किस में, जब टूटेगा तो ग्लूकोज का निर्माण होगा और यह ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर के ऊर्जा प्रदान करता है। इसलिए श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। बात समझ में आ रहा है। जैसे कह रहा है ना कि क्या श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो आप कहिएगा हाँ श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। देखिए क्योंकि सभी जीवित व्यक्तियों को ऊर्जा की, पृथ्वी पर जितने भी व्यक्ति जिंदा हैं सबको किसकी आवश्यकता है, ऊर्जा की आवश्यकता है। बताइए वह ऊर्जा कहाँ से आता है, तो देखिए लिखा है भोजन करने से बनता है। लेकिन भोजन करेंगे तो ऊर्जा नहीं बनेगा जब तक वह भोजन छोटे छोटे भागों में टूटेगा नहीं। जैसे चावल है, आलू है, ब्रेड है, अगर इसका आप सेवन करते हैं तो बताइए यह टूटेगा तो आपके शरीर में किसका निर्माण करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स का। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, चावल, आलू, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट्स होता है और कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है तो ग्लूकोज का निर्माण करता है और ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर के ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे देखिए लिखा है C6H12O6 प्लस 6O2 ऑक्सीजन के साथ, ये ग्लूकोज है, ऑक्सीजन के साथ मिल गया तो क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। अगर इतना ही बनाया होता तब तो बात कुछ और होता, लेकिन देखिए यहाँ ऊर्जा निकला है। इसलिए यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का भी उदाहरण है। अब देखिए एक और उदाहरण आपको बता दे रहे हैं। देखिए साग सब्जियों वनस्पति जितना पेड़ पौधा हैं, ठीक है ना, विघटित हो करके कंपोस्ट बनाना, माने कहने का मतलब है कि जितना पेड़ पौधे हैं सब विघटित हो करके कंपोस्ट खाद का निर्माण करते हैं और यह भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है क्योंकि जब वह टूटते हैं ना तो उसमें से भी क्या निकलता है, ऊर्जा निकलता है, ठीक है। इसलिए यह भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो इस तरह से देखिए मैंने आपको सबसे पहले बुक पढ़ाया और उसके बाद जो उसमें का महत्वपूर्ण बिंदु बने उसको मैंने समझाया। जैसे देखिए इतने टॉपिकों का अध्ययन करना है तो मैं सबसे पहले परिभाषा, अब देखिए संयोजन का 3 उदाहरण मैंने बताया। एक ये चूना में पानी डाल करके बुझा हुआ चूना वाला, एक कोयले का दहन वाला, एक जल का निर्माण वाला। ये तीनों जो है संयोजन का उदाहरण है। अब महत्वपूर्ण बिंदु में आप यह करिएगा
जो हम लोग दीवारों को रंगे थे ना, उसके बारे में कि बुझा हुआ चूना से जब दीवार को रंगे थे और ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है तो उसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। और उसका 3 उदाहरण मैं बताया हूँ। प्राकृतिक गैस का दहन एक यह है, अज्ञात श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, और साग सब्जियों का विघटन मैं बताया हूँ तो वह ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का है। और कोयले का दहन, जल का निर्माण और कली चूना में पानी डब जाते हैं। तो इस तरह से आप सबको बढ़िया से देख लीजिएगा, बुक देख लीजिएगा, नोटबुक को कई बार करके देख लीजिएगा, और हमें आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। और नेक्स्ट अगला जो वीडियो होगा हमारा वियोजन अभिक्रिया, जिसको अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, उसके बारे में बनाऊंगा।